दूर तक शांत नीले समंदर के किनारे और ठंडी हवा में झूमते नारियल के पेड़। ऐसी जगह पर कौन नहीं रहना चाहता, सबका सपना होता है। ऐसे ही किसी सपनों की दुनिया में राजेश और कल्पना ने अपना कदम रखा था। अभी अभी दोनों की शादी हुई थी और दोनों ने एक बड़ा सा घर किराए से लिया था। पैसे की कोई कमी नहीं थी राजेश के पास। गांव में पुरखों की जमीन और यहाँ खुद एक कंपनी में मैनेजर। जिंदगी की हर खुशी वो कल्पना को देना चाहता था। ये जो घर लिया था वो बिल्कुल समंदर के सामने था। सामने नीला समंदर और बाजू में फैले रेत का किनारा। रोज ये नया जोड़ा दूर तक टहलने निकल जाते थे, अपने सपनों में ही जैसे वो ही जी रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जहां बहुत सारी खुशियां हो वहां किसी की नज़र जल्दी लग जाती है। ऐसे ही हुआ दोनों के साथ। उसके बाद जैसे इनके सपनों की दुनिया बिखर सी गई जब एक अनजान काले साये ने इनकी सपनों की दुनिया में कदम रखा, जिसका राजेश और कल्पना को अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ अब क्या होने वाला था। छुट्टी का दिन था। राजेश ने कल्पना से कहा कि आज दोपहर का खाना कहीं बाहर खा के आते हैं। दोनों कहीं बाहर खाने चले जाते हैं। घर आकर दोनों टीवी देखते हैं। राजेश को नींद आई, वो थोड़ा सा सो गया। शाम को उठ के दोनों बाहर घूमने चले गए। खाना खाकर जब वो वापस आए तब रात के 11 बज चुके थे। आते ही दोनों ने सोने की तैयारी की और सो गए। रात के करीब कुछ 2:30 बज रहे होंगे। अचानक ही बेडरूम की खिड़कियां खुल गई और बहुत जोर से हवा अंदर आने लगी। कल्पना की आंख खुल गई। देखा कि राजेश सोया पड़ा है। कल्पना उठी और खिड़की बंद की, लेकिन जैसे ही कल्पना अपने बेड की तरफ मुड़ी, खिड़की फिर से खुल गई। कल्पना को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन वो फिर से खिड़की बंद करने चली गई। तभी उसको लगा कि खिड़की के पास कोई है। उसने आवाज भी लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। खिड़की का पर्दा हवा में उड़ने लगा। कल्पना ने फिर से हिम्मत जुटाकर खिड़की बंद की और जैसे ही वो पीछे मुड़ी, कल्पना की चीख ने राजेश की नींद उड़ा दी। राजेश उठ के कल्पना के पास भागा। कल्पना राजेश के साथ लिपटकर रोने लगी। राजेश ने उसको बेड पे बिठाया और एक हाथ से पानी का गिलास उसको दिया। पानी पीने के बाद कल्पना को अब थोड़ा ठीक लगने लगा। कल्पना कहती है, मैंने तुम्हारे बगल में एक भयंकर काला साया देखा जो मेरी जगह सोया था। मैंने उसको देखा तो वो भी मुझे देख रही थी। वो किसी औरत की तरह जैसे दिख रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है राजेश, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना। कल्पना फिर से रोने लगी। राजेश ने उसको अपने पास बिठाया और कहा, अरे नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही हूं, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वो रात जैसे तैसे बीत गई। सुबह हुई, लेकिन कल्पना अभी भी सो रही थी। आज का नाश्ता और टिफिन भी राजेश ने खुद ही बनाया था। उसने नाश्ते की एक प्लेट तैयार की और साथ में कॉफी लेके बेडरूम चला गया। कल्पना अभी भी सो रही थी। उसने कल्पना को उठाया और उसको अपने हाथों से नाश्ता करवाया। राजेश तैयार होते हुए पूछा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? कल्पना ने कहा, राजेश, क्या तुम आज घर पे नहीं रुक सकते? मुझे बहुत अकेला महसूस होता है यहाँ पे। राजेश उसके पास आकर बोला, कल्पना, डरो मत। कल जो हुआ शायद वो तुम्हारा वहम था। ऐसा होता है थकान के कारण। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, फिर शाम को कहीं बाहर चलते हैं, ठीक है? राजेश अपने ऑफिस चला गया। आज घर में करने लायक कुछ काम नहीं था। खाना भी राजेश ने बनाया था। सोचा अब बाहर लॉन में बैठकर कुछ किताबें पढ़ लूं। कल्पना ने दोपहर का खाना खाया और लॉन में बैठकर किताब पढ़ने लगी। उसको कल वाली बात याद आ रही थी, लेकिन उसने कल के बारे में ना सोचने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने किताब का दूसरा पन्ना पलटा, वही काला साया, वही भयंकर चेहरा उसको किताब में दिखाई दिया। उसकी लाल आंखें, जैसे आंखों से खून उतर रहा हो। उसने झट से किताब को दूर फेंक दी और बाजू में जाकर खड़ी हो गई। उनके घर के बगल में एक घर था। कल्पना की सारी हरकतें
एक औरत देख रही थी। वो औरत बाहर आई और कल्पना को आवाज लगाया। उसने कहा, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? तुम लोग यहाँ पे नए आए हो लगता है। आवाज सुनकर कल्पना होश में आई। अब वो भी उस औरत से बात करने लगी। उस औरत ने जानकारी देते हुए कहा, एक बात कहूँ बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन ये घर काफ़ी दिनों से बंद था। यहाँ पहले एक फैमिली रहती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने घर खाली कर दिया। पता नहीं यहाँ कोई टिकता क्यों नहीं। तुम लोगों ने सब कुछ पूछ कर ही घर लिया था ना? कल्पना कहती है, हाँ आंटी, मेरे पति ने सब देख लिया होगा, घर उन्होंने ही लिया था। हमारी तो अभी शादी हुई है। उस आंटी के पति ने आवाज़ लगाई तो वो औरत चली गई, लेकिन कल्पना कुछ सोच में गिर गई। ये सब मुझे ही क्यों दिख रहा है? वो घर के अंदर गई, लेकिन अपने बेडरूम में जाने का उसका मन नहीं था। वो सोफे पर ही लेट गई। उसकी आंख कब लगी कुछ पता नहीं चला। दरवाजे की घंटी बजी। वैसे ही कल्पना की नींद खुली। वो दरवाज़ा खोलने गई। दरवाजे पर राजेश था। कल्पना कहने लगी, राजेश, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। सारा दिन मैं सोई रही थी। कल्पना ने राजेश के हाथ से उसका बैग लिया और एक जगह रख दिया। शाम को घूम कर आने के बाद खाना बाहर से ही मंगवाया। दोनों खाना खाकर सो गए। रात को राजेश को प्यास लगी तो वो किचन में पानी लेने गया। तभी बाहर के रास्ते में कुछ कुत्ते उनकी घर की तरफ देखकर भौंक रहे थे। राजेश को लगा कि कोई चोर तो नहीं घुस आया। उसने इधर उधर देखा, सब ठीक लगा तो वो अपने बेडरूम की तरफ गया। उसने आते वक्त रूम का दरवाज़ा खुला रखा था, लेकिन जैसे ही वो वापस आया तो वो बंद था। राजेश जैसे ही अंदर गया, अंदर का नज़ारा देखकर उसे चक्कर आने लगे। कल्पना अपने बेड पे नहीं थी, वो हवा में झूल रही थी। उसके खुले बाल और लाल आंखें राजेश को घूर रही थी। वो ये सब देखकर एकदम से नीचे गिर गया। कल्पना अब धीरे धीरे दीवार पर चढ़ने लगी। राजेश की तो जैसे सांसें रुक गई। ये सब क्या था? ये सब सोचने का उसके पास मौका भी नहीं था। वो चिल्लाता हुआ बाहर भागा और बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक किया। रात भर सोफे पर ही बैठा रहा। अपनी बीवी को ऐसे हालात में छोड़कर वो कहाँ जाता? लेकिन राजेश के मन में अब सैकड़ों सवाल घूमने लगे। सुबह हुई। राजेश ने हिम्मत कर दरवाज़ा खोला। कल्पना बेड पर सो रही थी, एकदम नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। राजेश ने उसको उठाया, लेकिन कल के बारे में कुछ भी बात नहीं की। अपने सारे काम करके वो ऑफिस चला गया। शाम को घर आने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसने बेल बजाई। कल्पना आज बहुत बदली हुई नज़र आ रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और वो बिल्कुल चुप। खाने पर भी वो कुछ नहीं बोली और अपने रूम में जाकर सो गई। राजेश बहुत देर तक सोफे पर ही बैठकर सोच रहा था, लेकिन हिम्मत जुटाकर बेडरूम में जाने के लिए जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, कल्पना का वो भयंकर रूप देखकर राजेश जैसे पत्थर सा बन गया था। भयंकर काली डायन बन चुकी थी वो, जैसे कल्पना ने काला साया बताया था, बिल्कुल उसके जैसा। उसके बाल खुले थे, आंखें लाल, मुंह से खून भी बह रहा था। राजेश अब बहुत डर गया था। वो बाहर भागा। तभी कल्पना बाहर आई और बाहर का दरवाज़ा खोल के समंदर के किनारे से भागकर एक पुराने घर की तरफ चली गई। बहुत अंधेरा था वहाँ। एक पेड़ के पास जाकर जमीन पे सिर रखकर बहुत अजीब सी आवाज़ में बोल रही थी। राजेश मदद के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा था। क्या करे, उसको समझ नहीं आ रहा था। तभी वो बगल वाली आंटी एक आदमी को साथ लेकर आई। उसको राजेश ने कभी देखा नहीं था। राजेश ने पूछा, आप कौन हो? आंटी ने कहा, बेटा, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी बीवी मुझे जानती है। मैं तुम्हारे बगल वाले घर में रहती हूँ। मैंने तुम दोनों को बाहर भागते हुए देख लिया था। तभी मैंने अपने पहचान के एक तांत्रिक को बुलाया है। तांत्रिक बोलने लगा, यहाँ पहले शमशान हुआ करता था, बाद में लोगों ने यहाँ घर बना लिया। ये कोई दुष्ट आत्मा का काम लगता है। आत्माएं
अंधेरा जब ज़्यादा हो तब यहाँ वहाँ घूमती है। अमावस की रात को उनकी ताकत और भी बढ़ जाती है। इस बीच वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कोई इंसानी शरीर खोजती है और अपने खून की प्यास को बुझाकर खुद को ताकतवर बना लेती है। अभी अमावस्या चल रही है। इन दिनों में वो तुम्हारी बीवी को अपना शिकार बनाएगी और अमावस के दिन उसकी मौत के साथ वो दुष्ट आत्मा और भी ताकतवर हो जाएगी। राजेश बहुत डर गया। वो हाथ जोड़कर उस तांत्रिक से कल्पना को बचाने की विनती करने लगा। उस तांत्रिक ने अपनी झोली में से थोड़ी सी राख निकाली। उसने कहा, ये शमशान की राख है, हम वहाँ साधना करते हैं, ये उसके सिर पर लगा दो, वो काबू में आ जाएगी। राजेश ने वैसा ही किया। एक जोर की चीख के साथ कल्पना नीचे गिर पड़ी। अब राजेश ने अपनी गोद में उसको उठाकर घर की तरफ चला गया। साथ में वो तांत्रिक और बूढ़ी आंटी भी थी। घर पहुंचते ही तांत्रिक ने घर को अपने मंत्रों से बांध दिया। कल्पना को सुलाकर वो सब बाहर आए। राजेश ने आगे की कहानी बताई तांत्रिक को। उसने कहा, कल्पना को एक काला साया दिखा था हमारे बिस्तर पर। बस उसी दिन से कल्पना बदल गई। तांत्रिक ने घर की दीवार को हाथ लगाकर अपनी आंखें बंद की। उसने कहा, ये काला साया तुम्हारी बीवी को लेने आया है। उसको और भी ताकतवर होना है और वो उसको मारकर ही दम लेगा। ये बहुत शक्तिशाली है। इसको बांधना मेरे बस की बात नहीं। मैं अपने गुरुजी को लेके आता हूँ, तब तक तुम उसको रूम के अंदर ही बंद रखो। वो तांत्रिक और आंटी चले गए। राजेश को अब बहुत बेचैनी सी हो रही थी। उसको कल्पना की चिंता खाए जा रही थी। सुबह से शाम तक वो बाहर चक्कर काट रहा था। शाम को अचानक रूम में से रोने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ कल्पना की थी। कल्पना कह रही थी, राजेश मुझे बचा लो, ये मुझे क्या हो गया है, मुझे नहीं मरना। राजेश से रहा नहीं गया और उसने दरवाज़ा खोला। कल्पना एकदम से शैतानी आवाज़ में बातें करने लगी और अपने भयंकर रूप में आ गई। राजेश ने उसको पकड़ना चाहा, लेकिन कल्पना ने अपने हाथों में एक बर्तन लेके राजेश के सिर पे मारा। राजेश बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। रात होने के बाद वो तांत्रिक अपने गुरुजी के साथ राजेश के घर आए। राजेश को बेहोश पाकर वो समझ गए कि शैतान ने अपनी चाल चली और कल्पना को लेके कहीं भाग गया। राजेश को पानी मारकर होश में लाया गया और गुरुजी ने वो रूम देखा जहां कल्पना कैद थी। उनको कुछ समझ आया। वो बोले, बेटा समय कम है, ये साया कोई मामूली साया नहीं है। कई सालों के बाद इसको कोई इंसानी शरीर मिला है। हमें तुम्हारी बीवी को किसी भी हालत में बचाना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। वो दोनों राजेश के साथ शमशान में गए। वहाँ एक हवन चल रहा था। दोनों तांत्रिक बैठ गए और मंत्रों का पाठ चालू किया। अब घोर रात हो चुकी थी। अमावस्या अपने चरम पर थी। तभी जोर से चिल्लाते हुए कल्पना वहाँ आई और बहुत ही भयंकर रूप में थी। उसके आने से वहाँ खून की बदबू फैल गई। मंत्रों का जाप चालू था। गुरुजी उठे और कल्पना के पास जाकर मंत्र पुकारा और शमशान की राख उस पे मारी। कल्पना शांत हो गई और उसमें से एक काला साया बाहर निकला। वो दिखने में बिल्कुल कल्पना जैसा ही लग रहा था। अब उसने कल्पना का रूप ले लिया था। पहचानना बड़ा ही मुश्किल था कि कौन कल्पना है और कौन साया। गुरुजी ने अपना हाथ आगे किया और त्रिशूल उनके हाथ में प्रकट हुआ। इतने में वो डरावनी आत्मा ने अपनी चाल चली और गुरुजी के साथी तांत्रिक को मार डाला। अब उसने गुरुजी को भी मारना चाहा, लेकिन उनके मंत्रों के सामने वो टिक नहीं पाया। ये सब हड़बड़ी में वो मंत्रों वाला त्रिशूल कहीं नीचे गिर गया। वो ढूंढने गुरुजी जैसे ही झुके, वैसे ही डायन ने गुरुजी को बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया। उन्होंने राजेश को इशारा करके वो त्रिशूल से साए को खत्म करने को कहा। गुरुजी की मौत से मानो काला साया खुशी में झूमने लगा। उसको कल्पना का शरीर मिलने वाला था। तभी राजेश ने उठकर मंत्रों वाला त्रिशूल से उसका अंत करना चाहा, लेकिन उसने वही त्रिशूल से राजेश को अपना शिकार बनाया। बुरी तरीके से घायल होकर राजेश नीचे गिर पड़ा।
ये देख कल्पना अपना पूरा जोर लगा के राजेश की मदद करने गई। अपने पति को मरता हुआ देख कैसे सकती थी वो साया और कल्पना आपस में भिड़ गए। अब कौन कल्पना और कौन साया समझ नहीं आ रहा था। राजेश ने वो त्रिशूल उठाया, कल्पना ने इशारा किया और वो मंत्रों वाला त्रिशूल राजेश ने उस खूंखार साये के सीने में मार दिया। उसको तड़पता देख के राजेश ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और शमशान से बाहर आ गए। वो दोनों जैसे तैसे घर पहुंचे। घर के अंदर जाते ही राजेश सोफे पे लेट गया। उसके सीने से खून बह रहा था। कल्पना ने राजेश को मरहम लगाया और राजेश को बेडरूम में सुलाया। इतने दिनों से वो सो भी नहीं पाया था। उसको सुलाकर कल्पना नहाने चली गई। उसके बाल खुले हुए थे। वापस आकर उसने कंघी उठाई और आईने में देखा कि सिर्फ कंघी दिख रही है, जबकि कल्पना का शरीर आईने में नहीं दिख रहा। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ और अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि मेरी वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।